अच्छा बेटा, हम 2.4 कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करेंगे आज। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ये प्रूफ करना है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो नहीं है, 3 है, तो मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड साइड ले लेता। तो मैंने फर्स्ट साइड ले लिए। अब इसको किसी तरीके से मैनिपुलेट करके ये सेकंड साइड बनानी है। अच्छा, अब अगर आप देखिए तो चीज़ें तो वही ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन पोजीशन थोड़ी सी उनकी डिफरेंट डिफरेंट है। अब इसमें अगर आप एक ख़ास बात देखें तो इसमें ए बी सी या एक्स वाई जेड या पी क्यू आर रॉज में मौजूद है। किसमें मौजूद है? रॉज में। और इसमें अगर आप एक्स वाई जेड या ए बी सी या पी क्यू आर देखें, वो किस में दिख रहे हैं? कॉलम में। तो इसका मतलब सबसे पहला काम तो आपने ये करना होगा कि आप ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। और ट्रांसपोज से डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है या नहीं है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे ट्रांसपोज ले लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है। अगर ट्रांसपोज ले लेते हैं तो रॉज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट साइड है वो आपके पास किस तरह से बन जाएगी? जो आपका ए बी सी था वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ए बी सी, एक्स वाई जेड बन जाएगा एक्स वाई जेड, पी क्यू आर बन जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहला काम कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम अगर देखें तो आपको दिख रहा है कि ये जो एक्स वाई जेड वाली चीज़ है, सही है, एक्स वाई जेड कहाँ पे मौजूद है? फर्स्ट कॉलम में। एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम में और इसमें एक्स वाई जेड सेकेंड कॉलम में। तो इसका मतलब हमें इंटरचेंज करना होगा कॉलम्स को आपस में, ताकि एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम में आ जाए। तो हम इंटरचेंज करेंगे कॉलम 1 एंड 2 को। तो जब इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आता है, ये भी प्रॉपर्टी है। तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं किसको? C1 एंड C2 को। तो जैसे ही C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे तो आपकी जो फर्स्ट साइड है उसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, इधर एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड, और इधर आ जाएगा ए बी सी। जबकि पी क्यू आर ऐसे ही रहेगा, पी क्यू आर, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा? तो एक्स वाई जेड तो पहले पोजीशन पर आ गया, दूसरे पे क्या होना चाहिए? ए बी सी, इसमें ए बी सी, और तीसरा पी क्यू आर। तो ये तो सब अपनी अपनी जगह पर आ गए, लेकिन इसमें ऑर्डर में भी मसला है। इसमें एक्स फर्स्ट रो में है, वाई सेकेंड में, सॉरी हमें चाहिए क्या? वाई फर्स्ट रो में चाहिए। वाई कहाँ पे चाहिए? फर्स्ट रो में चाहिए, और अभी यहाँ पे क्या है? सेकेंड में। तो अब इंटरचेंज करेंगे, सही है, R1 और R2 को। तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं, एक नेगेटिव साइन पहले से मौजूद था, इसको R1 एंड R2, ठीक है। R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर एक और नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये वाई बी क्यू फर्स्ट रॉ बन जाएगी, वाई बी क्यू, और ये सेकेंड रॉ बन जाएगा एक्स ए बी, जबकि जेड सी आर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, बी ए सी और क्यू पी आर, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो फर्स्ट साइड सेकेंड साइड बन चुकी है, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस भी हो चुका है। सो फर्स्ट साइड इक्वल्स टू सेकेंड साइड, ठीक है। ये चीज़ तो प्रूव हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसी फर्स्ट साइड को लेके चलेंगे और हमें क्या बनाना है? थर्ड साइड, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन फर्स्ट साइड आपके पास क्या थी? ए बी सी,
और एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। ठीक है, और इसको आपने क्या बनाना है, ये बनाना है। सही है, तो सही है। इसमें तो वैसे एक्स वाई जेड आपको दिख रहा है कि रॉज में, इसमें भी रॉज में ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। एक्स वाई जेड फर्स्ट रॉ में है, तो क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो हम R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज R1 एंड R2। तो जब आप इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो फर्स्ट साइड यहाँ पर अब आपके पास बाहर नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, क्या पूरी चीज़ें बन चुकी हैं। पहले रॉ में एक्स वाई जेड, ठीक है, दूसरे रॉ में पी क्यू आर। सही है, अभी तो यहाँ पे पी क्यू आर नहीं है, तो पी क्यू आर को सेकेंड रॉ में लाना है। तो अब R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे। सो नाउ इंटरचेंज R2 एंड R3। तो यहाँ पर जब R2 और R3 को चेंज करेंगे तो एक और नेगेटिव आ जाएगा बाहर। फर्स्ट रो ऐसे ही आ गया, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं। सो पी क्यू आर एंड ए बी सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ फर्स्ट साइड इक्वल्स टू थर्ड साइड बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों साइड्स प्रूव हो गए। फर्स्ट साइड इक्वल्स टू सेकेंड साइड इक्वल्स टू थर्ड साइड। ठीक है, ये तीनों बराबर हैं, प्रूफ हो गया। क्लियर है ये? ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें कह रहे हैं इफ दिस डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, ये आपको गिवन है। देन शो दैट 1 प्लस ए बी सी इक्वल्स टू 0, ये वाली स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी है। सही है, तो जो गिवन है उससे हम लेकर चलेंगे अपने क्वेश्चन को और ये रिक्वायर्ड कंडीशन बनाएंगे। तो जो गिवन कंडीशन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन है मेरे पास ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस बी क्यूब 1 प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, जब आपके पास इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट, ये प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस नहीं की थी, यहां पर हम इसको कर लेते हैं कि जब आपको कोई एक ऐसी रॉ नजर आ जाए या कोई एक ऐसा कॉलम नजर आ जाए जिस रॉ के तमाम एलिमेंट्स दो दो हों, सही है, दो दो टर्म्स मौजूद हों, उसमें जितनी भी एलिमेंट्स है उसमें दो दो टर्म्स हो, चाहे वो किसी एक कॉलम में हो चाहे वो किसी एक रॉ में हो। सही है, वैसे तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हमें नॉर्मली इतना ही मिलता है कि 2 तक ही दिखेगा। सही है, तो अगर आपको कहीं पे भी इस तरह से दिखे ना, ये 1 प्लस भी हो सकता है 1 माइनस भी हो सकता है। ठीक है, बस खास बात क्या होगी कि इसमें जो 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इनमें से कोई एक रॉ या कोई एक कॉलम ऐसा दिख जाएगा जिसकी ऐसी एंट्रीज होगी कि उसमें दो दो टर्म्स दिख रही होंगी, तो उसको आप 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, उसको आप 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं कि ये सिंगल सिंगल टर्म बन जाएगी। किस तरह से? जो दोनों डिटर्मिनेंट होंगे ना, उसके ये वाले कॉलम्स एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे, सिंगल वाले कॉलम्स एग्जैक्टली होंगे। एक डिटर्मिनेंट में फर्स्ट टर्म्स आ जाएंगी और एक डिटर्मिनेंट में सेकेंड टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? आपने लिखा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, एक डिटर्मिनेंट ये बना लिया। फिर इधर जो भी प्लस या माइनस का साइन है, इधर प्लस है
प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस कर देते, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहली दो कॉलम्स वैसे ही आएंगे, जो सिंगल वाले टर्म्स हैं उनको एज इट इज लिखना है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पर अब दूसरी वाली टर्म्स आ जाएंगी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपने ये करना है कि किसी तरीके से कोशिश करके इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को एक जैसा बना ले ताकि वो कॉमन ले सकें, सही है। इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को एक जैसा बना दे ताकि कॉमन ले सके आप। तो a है, a स्क्वायर है और 1 है, तो इसमें से भी अगर मैं a कॉमन ले लूं तो ये ऐसा ही हो जाएगा कि एक 1 वाला होगा, एक a स्क्वायर वाला होगा और एक a वाला होगा। तो इसमें से फर्स्ट रॉ में से क्या कॉमन ले लें, a, और क्या करेंगे, सेकेंड रॉ से b और थर्ड रॉ से c, ठीक है, कॉमन लेंगे। ये एग्जैक्टली इस जैसा नहीं बनेगा, फिर रॉज कॉलम्स को थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, बट चीज़ें वो मिल जाएगी, एलिमेंट्स वो आ जाएंगे, फिर इंटरचेंज करने के बाद आपको मतलब की चीज़ मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेकिंग कॉमन a from R1, B from R2 and C from R3 from first determinant, from second determinant, ठीक है। सेकेंड डिटर्मिनेंट में से आप ये सारी चीजें कॉमन ले रहे हैं, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 1 1, इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी सी, इधर क्या बचा 1 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए, अगर मुझे इन दोनों में से ये डिटर्मिनेंट कॉमन लेना होगा तो इनको बिल्कुल एक जैसा होना ज़रूरी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए बी सी है, सॉरी फर्स्ट कॉलम क्या है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम में क्या होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं C1 और C2 को इन सेकेंड डिटर्मिनेंट में, इंटरचेंज C1 एंड C2 ऑफ सेकेंड डिटर्मिनेंट। तो सेकेंड डिटर्मिनेंट का जो है वो हम C1 C2 इंटरचेंज करेंगे। तो पहला डिटर्मिनेंट तो ऐसे ही आ गया, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो गया, ए बी सी ये फर्स्ट कॉलम बन गया और 1 1 1 सेकेंड कॉलम बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या अभी आइडेंटिकल हो चुके हैं, अभी तक ये कॉमन नहीं आ सकते। आप देखिए फर्स्ट कॉलम की तो आपने कर ली भाई सेटिंग के, फर्स्ट कॉलम ए बी सी आ गया, सेकेंड कॉलम क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इट मीन्स C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे, नेगेटिव साइन दोबारा बाहर आएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, इंटरचेंज C2 एंड C3 ऑफ सेकेंड डिटर्मिनेंट। तो अब क्या बन जाएगा, ये ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 प्लस ए बी सी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या हो रहा है, तो इन दोनों में से डिटर्मिनेंट कॉमन आ रहा है, ये वाला। तो आप क्या करें, तो इसमें से हम क्या करेंगे, सही है, जो दोनों टर्म्स हमारे पास मौजूद है, इन दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, डिटर्मिनेंट, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा है, कॉमन ले लेंगे। तो ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 कॉमन आ गया। यहां पे क्या बचा, 1 प्लस ए बी सी इक्वल्स टू 0। हमें प्रूफ ये वाली स्टेटमेंट करनी है, इस पूरे को ले जाकर डिवाइड कर दें। 1 प्लस ए बी सी 0 डिवाइडेड बाय ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। क्लियर है, इसमें कोई मसला, कॉपी कर लें इसको। 2.5। अच्छा बेटा, 2.5 और फिर 2.6, इन दोनों एक्सरसाइज में जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है वो है रॉ ऑपरेशंस। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज 2.5 है उसमें भी रॉ ऑपरेशंस हैं, और जो 2.6 है उसमें भी रॉ ऑपरेशंस है। ठीक है, तो रॉ ऑपरेशन आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें रॉ ऑपरेशंस अप्लाई होता है। ठीक है, और ये रॉ ऑपरेशन डिटर्मिनेंट्स के नहीं है, मैट्रिक्स के। थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा फर्क आएगा, जो डिटर्मिनेंट में हमने देखा था ना उस जैसा है, बट स्लाइटली डिफरेंस के साथ, मैं वो बताता रहूँगा क्या डिफरेंस है। तो रॉ ऑपरेशंस हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स में आप किस किस तरह के ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, रॉस कैन बी इंटरचेंज। आपके पास जितनी भी रॉस मौजूद हैं, 2 3 4 5 रॉस मौजूद हैं, आप उन रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, R1 को R2 के साथ, या R2 R3 के साथ, R1 R3 के साथ। सही है, ये रॉस इंटरचेंज आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो डिटर्मिनेंट में भी करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है कि डिटर्मिनेंट में नेगेटिव साइन आ जाता था बाहर, इसमें मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, उसकी मैं एग्जांपल ऐसे बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। तीन इक्वेशंस लिखी हुई हैं, 3 इक्वेशंस लिखी हुई है। इसमें मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को पहले लिख दूं और फर्स्ट इक्वेशन को बाद में लिखूं, तो क्या इनके आंसर्स में फ़र्क पड़ेगा? नहीं। जो एक्स वाई जेड का आंसर मिलना है वही मिलेगा, चाहे आप किसी भी इक्वेशन को पहले लिखें, किसी भी इक्वेशन को बाद में लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दरअसल इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स ही लिख रहे होते हैं। तो जब आप अगर रॉस को इंटरचेंज भी कर देंगे तो उससे मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, आप रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। दूसरी बात,
दूसरी बात, 1 और 2 रॉस कैन बी एडेड इनटू अनदर रॉ। सही है, एक रॉ या 2 रॉस को हम किसी एक रॉ को या 2 रॉ को उठाकर हम किसी तीसरे रॉ में ऐड कर सकते हैं, उससे भी मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन के दौरान हम ये करते हैं ना कि हम किसी इक्वेशन को किसी में ऐड कर देते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मिलाकर उसको किस में ऐड कर दूं, सेकंड में, तो उससे फायदा क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एलिमिनेशन ही करेंगे तभी तो आप कोई अननोन निकाल सकते हैं, तो y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करके, सही है, इनका जो रिजल्ट आए वो अगर सेकेंड रॉ में ऐड करेंगे तो ये 1 + 6 is 7y, और इसमें जब वो ऐड हो जाएगा तो प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x और z बच जाएगा। सही है, y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और इक्वेशंस में हम यही काम कर रहे होते हैं। तो यही मैंने कहा है कि 1 और 2 रॉस कैन बी एडेड इनटू अनदर रॉ। सही है, एक रॉ को भी ऐड कर सकते हैं और 2 रॉस को भी ऐड कर सकते हैं किसी, फॉर एग्जांपल R1 और R2 को मिलाकर R3 में ऐड कर दिया, या R2 R3 को मिलाकर R1 में ऐड कर दिया, या R1 R3 को मिलाकर R2 में ऐड कर दिया, या सिंपली R2 को उठाकर R1 में ऐड कर दिया, या R3 को उठाकर R2 में ऐड कर दिया। सही है, ये कर सकते हैं। और ये करते क्यों है आप आगे पता चलेगा। ये इसी तरह की सिचुएशन के लिए करते हैं, एलिमिनेशन के लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेकेंड ऑपरेशन हो गया। थर्ड क्या है, मल्टीपल ऑफ एनी रॉ कैन बी एडेड इनटू। सही है, मल्टीपल ऑफ एनी रॉ का मतलब किसी रॉ को आपने एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसको ले जाकर किसी दूसरे रॉ में ऐड कर दिया। जैसे अगर इस इक्वेशन को देखें, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, सही है, और फिर उसको ले जाकर सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर दूं, तो क्या फ़ायदा होगा, इससे y एलिमिनेट हो जाएगा। सही है, तो यही सारी चीज़ें हम दरअसल कर रहे होते हैं। तो क्या कर सकते हैं, किसी एक रॉ का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं किसी दूसरे रॉ में। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ एनी रॉ कैन बी एडेड इनटू अनदर रॉ। तो एक रॉ को भी उठा के दूसरे रॉ में ऐड कर सकते हैं, या एक रॉ का मल्टीपल भी। जैसे अगर ये सिर्फ और सिर्फ y लिखा हुआ होता तो आप क्या करते, सिर्फ R1 को ले जाकर R2 में ऐड कर देते, कैंसिल हो जाता। लेकिन अगर 7y लिखा हुआ है तो क्या करना होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल इधर 7 लिखा हुआ होता तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना होता। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ एनी रॉ कैन बी एडेड इनटू अनदर रॉ। फिर फोर्थ क्या है, रॉस कैन बी मल्टीप्लाइड बाय नॉन ज़ीरो नंबर। सही है, अगर आप किसी भी इक्वेशन को नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे फाइनल रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो आंसर आना है वही आएगा, भले से आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो किसी भी रॉ को आप किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या ख़ास बात है, डिटर्मिनेंट में अगर आप किसी रॉ को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो बाहर डिवाइड कर रहे थे, यहाँ बैलेंस करने का काम है ही नहीं। सही है, यहाँ पे बैलेंस नहीं करते, जाहिर सी बात है वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है क्योंकि इक्वेशन की दोनों की साइड की चीज़ लिखता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट में सिर्फ ये वाली चीज़ आ रही होती है, मैट्रिक्स में पूरा यहाँ तक आ रहा होता है। डिटर्मिनेंट में सिर्फ यहाँ तक आता है, मैट्रिक्स में पूरा यहाँ तक आता है। सही है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ रही होंगी, तो जाहिर सी बात है जब आप किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उसको बाहर बैलेंस नहीं करेगा। तो ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिटर्मिनेंट जैसी हैं लेकिन माइनर सा डिफरेंस है। रॉस को इंटरचेंज करने से कोई साइन नहीं आ रहा। अगर आप किसी रॉ को मल्टीप्लाई करते हैं एक नॉन ज़ीरो नंबर से तो बाहर बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। 7 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें, बाहर 7 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो 4 ऑपरेशंस हैं जो हम रॉस में कर रहे होंगे
सही है, इक्वेशंस वगैरह को कुछ फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए जब वो आएगा तो हम देखेंगे। अच्छा, अब इसमें जो सबसे अहम, हम एक और अब मैट्रिक्स की टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। एक फॉर्म है दरअसल मैट्रिक्स की जिसको हम कहते हैं एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, अब एशेलॉन फॉर्म क्या होती है, तो ये मैंने उसकी एग्जाम्पल लिखी है। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, नॉन जीरो मीन्स जीरो ना हो, सही है। जो पहली जीरो नहीं वाली एंट्री होगी वो क्या होनी चाहिए, शुड बी 1। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए इस रॉ की इन रॉज, तो फर्स्ट रॉ को देखेंगे और फर्स्ट रॉ की अगर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री देखें तो वो क्या है, 1 है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल एंट्रीज बिलो दैट 1 शुड बी 0। ये जो लीडिंग 1 था इसके नीचे तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0। देन नंबर ऑफ जीरोस बिफोर नॉन जीरो एंट्री शुड बी इंक्रीज। तो ये जो जीरोस की तादाद है ये क्या होगी, हर आने वाले अगले रॉ में बढ़ते जाएगी, सही है। अब देखिए इस रॉ की भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 और उसके नीचे 0, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 उसके नीचे 0, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 इसके नीचे कोई एलिमेंट है ही नहीं, अगर होता तो वो 0 होना चाहिए था। और जीरोस की तादाद क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ये भी होना चाहिए, जीरोस की तादाद भी बढ़नी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, आ गई बात समझ में कि एशेलॉन फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लें।